Hello and welcome to Achievers Life, dear learners. Today we are going to talk about anxiety disorder. आज के इस वीडियो में हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे. ये क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कब एक पर्सन जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है. लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ सीरीज़ जिसमें हम एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं. सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट एबनॉर्मल बिहेवियर, कैसे ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होता है. तो ये सारे वीडियोस, और अगर आप देखना चाहते हैं इसकी हिस्ट्री, एवरीथिंग, ऑल द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द अबनॉर्मल बिहेवियर, अगर आप ये सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऑल्सो दिस कॉन्टेंट इज़ फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. CBSE बोर्ड NCERT बुक वी आर फॉलोइंग एंड वी आर मेकिंग अ बेस फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो अगर ये सारे टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट हैं, इसके अलावा अगर इन जनरल भी आप ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए. तो आज की क्लास में हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे. लेट अस क्विकली बिगिन द क्लास, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, क्योंकि ये जो हमारा स्टफ है, स्टडी जो भी कंटेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, देयर आर लॉट ऑफ अपडेट्स फॉर यू, so you can go through that. Also you can connect with us through WhatsApp or the channel or whatever way you feel like. तो हमसे जुड़िए. लेट अस बिगिन टुडेज क्लास. आज की क्लास में हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसको हम देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी क्या होती है और कैसे डिसऑर्डर बनता है, इस बारे में बात करेंगे. उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ पर्टिकुलर टाइप्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर्स, फोबियाज के भी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, SAD, सब्सटेंस इंड्यूस एंग्जाइटी डिसऑर्डर. तो हमने इस वीडियो को इसीलिए पार्ट 1 आपने टाइटल में देखा है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर तक बात करेंगे, यानी कि शुरू के 4 टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट 4 जो हमारे पार्ट हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके पार्ट 2 में. तो क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपको सारा कॉन्टेंट बहुत अच्छे से समझाया जाए, कोई डाउट ना बचे इसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में, तो डिटेल में हम बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है. लेकिन पहले समझते हैं कि एंग्जाइटी क्या होती है. हम जनरली इस वर्ड को बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में हम लोग फील भी करते हैं कि कई बार हम एंग्जाइटी से होकर गुजरते हैं. तो एंग्जाइटी हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है, एक अनप्लीजेंट फीलिंग होती है, जिसे हम ऑब्वियसली कभी भी पसंद नहीं करते, बट इसके पीछे का कई बार हम रीज़न आइडेंटिफाई कर पाते हैं और कई बार हम इसके रीजंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. ये एंग्जाइटी कई बार बहुत पॉजिटिव होती है. किसी चीज़ को लेकर जब हम प्रेशर लेते हैं हमें एंग्जाइटी फील होती है. एक नेगेटिव फीलिंग जो हमारे अंदर डेवलप होती है, कई बार वो हमें पॉजिटिवली भी पुश करती है. जैसे कि हम अंडर प्रेशर कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो वो जो हमारे अंदर एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस जो होता है, वो पॉजिटिवली वर्क हमसे करवा लेता है और वो जो एंग्जाइटी होती है वो दूर हो जाती है. बट कई बार वो लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करती है. मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि जब एबनॉर्मैलिटी लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करती है तो वो डिसऑर्डर बनती है. तो एंग्जाइटी भी एक एबनॉर्मैलिटी है. हमारे अंदर किसी भी तरीके की एंग्जाइटी स्टे नहीं करनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हेल्दी, हैप्पी. अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, हम एंग्जाइटी में हैं और वो एंग्जाइटी लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करेगी, वो एबनॉर्मैलिटी जो लॉन्गर पीरियड के लिए हमारे साथ स्टे करेगी, रुकेगी, वो क्या बन जाएगी, एक डिसऑर्डर बन जाएगी. तो जैसा कि अब तक हमने कई वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि एबनॉर्मैलिटी लॉन्गर पीरियड के लिए जब स्टे करती है तो वो एक डिसऑर्डर की फॉर्म ले लेती है. बिल्कुल उसी तरीके से जब एंग्जाइटी हमारे अंदर लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करती है तो जो डिसऑर्डर बर्थ लेता है उसको हम कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर. ये एक अकेली चीज़ नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे हम कॉन्टीन्यूअस मेंटली इलनेस फील करते हैं, हमारे कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिले. कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, हमारे बिहेवियर में कुछ चीज़ें नेगेटिव देखने को मिलेंगी. फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट रेट बढ़ी रहना, बात बात पे स्वेटिंग आना, पसीने छूटना, इस तरीके की चीज़ें हमारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम हो सकते हैं. कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हम समझ ना पाएँ कि क्या करना चाहिए, दिमाग चलना बंद हो जाता है जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है किसी पर्सन को. पर कब, जब ये डिसऑर्डर की फॉर्म में लेता है. नॉर्मल एंग्जाइटी से तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको एनकाउंटर भी करते हैं, उसके अक्रॉस भी आते हैं. लेकिन जब वो एक प्रॉब्लम बनती है, जब वो एक डिसीज़ की फॉर्म लेती है, डिसऑर्डर की फॉर्म लेती है, तब वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है. इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. पर्सन पैनिक होने लगता है, फियर उसके अंदर डेवलप होता है, अनईजीनेस बढ़ जाती है.
ये सिम्टम्स डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं। नॉर्मल एंग्जाइटी में यही सिम्टम्स बहुत बेसिक लेवल पर होते हैं, जो कि आते हैं और चले भी जाते हैं। हमें कभी कभी छोटी सी बात को लेकर एंग्जाइटी होती है और हम उसको एनकाउंटर भी कर लेते हैं, तो वो सिम्टम्स जो हैं वो स्टे नहीं करते। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स बढ़ी रहे, रुकी रहे, हम उसको एनकाउंटर ना कर पाएँ, तो वो डिसऑर्डर बनता है और फिर ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पैनिक होने की फीलिंग, बार बार ऐसा फील होना कि हम किसी डेंजर में हैं। जब हम एंग्जाइटी में होते हैं तो घबराहट होती है। सब तरह के सिम्टम्स जो हमारे फिजियोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, बिहेवियरल, एवरी काइंड ऑफ सिम्टम्स वी कैन फील व्हेन वी आर अंडर एंग्जाइटी डिसऑर्डर। स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेगा, टेंशन लेगा तो उसको नींद नहीं आएगी। नॉट बीइंग एबल टू स्टे काम एंड स्टिल, नॉर्मल होकर वर्क नहीं कर पाते। कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। नम हो सकती है बॉडी, या फिर हैंड्स या फीट में टिंगलिंग भी फील हो सकती है। शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग भी हो सकती है और फास्टर भी हो सकती है। ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। नॉर्मल से अप डाउन हो सकती है। कई बार हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। ड्राई माउथ, मसल्स का टेंस होना, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, फोकस ना कर पाना, इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है कि पर्सन जो है वो इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहा है खुद को। कई बार रो जाना या अपनी चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाना, अपनी बात ना कह पाना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी में देखने को मिलते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में यही सिम्टम्स जो होते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं और वो लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करते हैं, वो पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तभी हम कह भी पाते हैं कि ये जो पर्सन है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर से डील कर रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हम और ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जब पर्सन उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पाता, उनसे बाहर नहीं निकल पाता, तब हम ये कह पाते हैं। हमसे मतलब जो भी पर्सन उसको डिटेक्ट करेगा, और वो डिटेक्ट करने वाला पर्सन कौन होगा? कोई डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जो भी डॉक्टर्स होंगे जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, वो ये बात बता पाएंगे कि जो पर्सन है वो उस प्रॉब्लम में स्टे कर रहा है, राइट। तो इन सिम्टम्स की हेल्प से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, किन किन फॉर्म में हम देखते हैं। एक है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर। इन दोनों को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उसके आगे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफरेंट फोबियाज भी हैं। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसको सैड बोलते हैं, एसएडी। सेलेक्टिव म्यूटिज्म होता है, सब्सटेंस इंड्यूस्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होता है। तो ये लास्ट के जो 4 हैं इनको तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक एक फोबिया को बहुत डिटेल में बात करेंगे, एग्जाम्पल, साइन एंड सिम्टम्स सब कुछ लेंगे। हम शुरुआत करने जा रहे हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर से कि ये क्या होता है। जैसा कि इसका नाम है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इट इज़ अ वेरी जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कई बार बिना बात के हमें रीज़न भी ज़्यादा नहीं पता होता, पर हमें एंग्जाइटी होने लगती है। छोटी छोटी बातों में हमारा फ्रस्ट्रेशन होना, हमारा चिड़चिड़ापन होना, ये चीज़ हमारा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आता है। हम एवरीडे लाइफ के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें जब हम प्रॉब्लम फील करते हैं तब, और उसका रीज़न भी बहुत बड़ा नहीं होता, तो उस समय हम कहते हैं कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन ऐसा तो हम रोज़ ही करते हैं और हम में से हर कोई ऐसा करता है, तो क्या हम सब जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर से को फेस कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। अगेन मैं यही चीज़ रिकॉल करना चाहूँगी वापस से एक बार कि वो डिसऑर्डर तब बनता है जब वो हमारे बिहेवियर का एक कंटिन्यूअस पार्ट बन जाता है। अगर कोई पर्सन जो है हमेशा चीज़ों को डील कर लेता है, बट वंस इन अ ब्लू मून और नॉट वंस इन अ ब्लू मून, कह भी सकते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम के गैप के बाद वो किसी सिचुएशन पर, डिफरेंट सिचुएशन पर रिएक्ट कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर तब बनेगा जब वो टू फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा पर्सन के बिहेवियर में, एक्शंस में, उसके जो भी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जब वो उनको डील नहीं कर पा रहा है और वो उसको डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं है पर वो उसको एनकाउंटर भी नहीं कर पा रहा है, तब हम कहते हैं कि वो पर्सन जो है वो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। क्योंकि जब डिसऑर्डर नाम लग गया तो वो इतनी बेसिक और छोटी चीज़ नहीं हो सकती है। तो अगर कोई पर्सन जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर को डिस्प्ले कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम्स जो है उसके अंदर एग्जिस्ट ज़रूर करती है। पीपल विथ सिम्टम्स ऑफ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर टेंड टू ऑलवेज एक्सपेक्ट डिजास्टर एंड कांट स्टॉप वरिंग अबाउट हेल्थ, मनी, फैमिली, वर्क और स्कूल। इनके पीछे की वजह ज़रूर बड़ी नहीं होती, मगर ये एक्शंस में दिखने वाली चीज़ें ज़रूर बड़ी होती हैं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, इनफैक्ट आई वुड से, जो हर वक्त किसी न किसी चीज़ के लेकर हमेशा वरीड ही रहते हैं,
हमेशा परेशान ही रहते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन ही लेते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप नोटिस करते हैं कि द फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा बार आप ऐसा होता हुआ देखते हैं, तब आप ज़रूर कह सकते हैं कि ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। ऑल्दो आई वुड स्टिल से कि इसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने का काम एक नॉर्मल पर्सन का नहीं होता है। तो हम किसी भी पर्सन के बारे में उठा के तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर उसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब किसी पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स होते हैं तो हम ये गेस ज़रूर कर सकते हैं कि द पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट वरीड रहते हैं, और अगर बात के पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश की जाए उनके साथ बैठ के, तो कभी भी कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं निकलता, कभी भी बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है जितनी बड़ी वो उसको बना के रखते हैं। अब ऐसे लोगों को आप ज़रूर बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, आपके माइंड में भी कोई ना कोई लोग ज़रूर आ गए होंगे। तो ये होते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं कि जो वरी होती है वो हमेशा अनरियलिस्टिक होती है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है सिचुएशन के हिसाब से, इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी बड़ी उसको बना दिया जाता है। डेली लाइफ बिकम्स अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी, फियर एंड ड्रेड। इवेंचुअली एंग्जाइटी कैन इवन डोमिनेट अ पर्सनस थिंकिंग सो मच दैट दे फाइंड इट हार्ड टू डू रूटीन थिंग्स। इतना ज़्यादा वो अपनी वरीड से कह सकते हैं डोमिनेट हो जाते हैं कि उनका खुद की लाइफ डिसीजंस, एक्टिविटीज़ पर खुद का कोई कंट्रोल नहीं रहता। उसको कौन कंट्रोल कर रही होती है? उनकी वरी। अब ये है एक तरीका देखने का कि जो इस तरह के लोग होते हैं, कॉन्स्टेंट वरी में रहते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कुछ और सिम्टम्स हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक्सेसिव ऑन गोइंग वरी एंड टेंशन, हर बात में टेंशन रहती है। अनरियलिस्टिक व्यू ऑफ प्रॉब्लम्स, बात उतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी उनको लगती है, तो अनरियलिस्टिक व्यू होता है प्रॉब्लम के टुवर्ड्स। और भी जितने भी सिम्टम्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारे सिम्टम्स आप नोटिस कर रहे होंगे कि कॉग्निटिव लेवल पर हैं। कहीं ना कहीं पर्सन की जो थिंकिंग है वो उसके लिए ट्रबल बनी हुई है, उसने वरी को इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी किया हुआ है कि कॉग्निटिव लेवल पर उसकी ग्रिप छूट जाती है और वो हमेशा ही एंग्जाइटी में रहता है। अब जब आप अपने दिमाग को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप इतना ज़्यादा डोमिनेट हो जाएंगे अपनी वरी से, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉन्सेंट्रेट करने में ट्रबल होगी, डिसीजन मेकिंग में आपके इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, नींद में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लगती है और बॉडी के मसल पेन वगैरह भी रहने लगता है। हेडेक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हेडेक इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम, ऑलमोस्ट हर एक आपको डिसऑर्डर में तो मिलेगा ही। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हैं। जल्दी फटीग में आ जाते हैं, जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी रोने लगते हैं। इमोशनल रिएक्शंस भी देख सकते हैं आप, इमोशनल सिम्टम्स भी देख सकते हैं कि लोग जल्दी बात पे रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, डर जल्दी जाते हैं, किसी ने भी कोई डरने वाली बात कही तो बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में रीज़न इज़ नॉट अ बिग इशू, द इशू इज़ द बिहेवियर द पर्सन इज़ डिस्प्लेइंग। जो पर्सन डिस्प्ले कर रहा है वो बिहेवियर इशू है। तो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर को इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर की। ये पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा नज़र आता है हमारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में, जिसमें हम पैनिक अटैक फील करते हैं। एक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जिसमें पर्सन डरा हुआ रहता है। पैनिक डिसऑर्डर, क्योंकि पैनिक वर्ड आपने वैसे भी सुना है, आप बोलते भी हैं कि अरे पैनिक मत करो ज़्यादा। तो पैनिक मतलब घबरा जाना, डर जाना। जो फियर है, घबराहट है, वो इसका डोमिनेटिंग फैक्टर है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, पैनिक अटैक पर्सन को आता है और उसके साथ साथ उसको एंग्जाइटी फील होती है। वजह कुछ ना कुछ ज़रूर होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे जो कॉज है वो बिल्कुल ही बेसिक हो, इतनी बड़ी बात ना हो। बात होती है, कोई आपको सडन ऐसी बात पता चले जो आपके लिए टेंशन वाली बात हो बन जाए, तो उससे जो आपकी बॉडी रिटेलिएट कर रही है, रिएक्शंस दे रही है, वो सब पैनिक अटैक है। उसमें आपकी हो सकता है आपकी बॉडी नम हो जाए, कभी कभी किसी बात को सुनने के बाद पर्सन बेहोश भी हो जाता है। तो ये सब पैनिक अटैक के रिएक्शंस हैं जो उसकी बॉडी शोकेस कर रही है। A panic attack is a sudden strong feeling of fear that can happen anywhere at any time. कभी भी हो सकती है, but there will be a reason behind it. It includes recurrent anxiety attacks in which the person experiences intense terror. पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। उस सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के जो केसेस होते हैं उनमें पर्सन को पैनिक अटैक फील होता है। Unlike GAD, generalized anxiety disorder, the stimuli plays a powerful role in panic attacks. जैसे कि हमने देखा generalized anxiety disorder में जो stimuli is what the reason, the cause. Stimuli क्या है यहाँ पे? Cause है, problem की वजह है, वो इतनी powerful नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर होती है।
पैनिक डिसऑर्डर में जो वजह होती है उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है, स्टिमुलाई या कॉज में कह सकते हैं, इतना अपनी पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है कि वो पर्सन को एक बहुत फियरफुल सिचुएशन में डाल देती है, घबराहट की कंडीशन में लेकर चला जाता है। तो दिस इज़ व्हाट पैनिक डिसऑर्डर इज़। लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी हेल्प से हम पैनिक डिसऑर्डर्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्सन को हर वक्त ये लगता है कि कोई चीज़ उसको डरा रही है, बी दैट ह्यूमन या डार्कनेस या एनिमल, इंसेक्ट, दैट कैन बी एनीथिंग। पर्सन हर वक्त डरा रहता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है, उसके पसीने छूटते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी शेक भी कर सकती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। ये एक कुछ फिक्स सिम्टम्स हैं जो पैनिक डिसऑर्डर में फील होते ही होते हैं। उसके अलावा कभी कभी पर्सन बोल नहीं पाता, उसका गला चौक हो जाता है, ये कुछ ऐसा सिम्टम है जो हमेशा नहीं होता। बेली में क्रैम्प्स आना, ये भी हमेशा नहीं होता, ऑप्शनल है ये। हेडेक हमेशा रहता है। ऐसा पर्सन जो पैनिक डिसऑर्डर में सफ़र कर रहा है, पैनिक अटैक को फील कर रहा है, वो उसको हेडेक हमेशा ही रहता है। चेस्ट पेन रहता है, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड हमने बात करी, उसको सीने में हमेशा घबराहट रहेगी, डर सा लगा रहेगा किसी चीज़ का कि कोई ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, इस तरीके की चीज़ें। नोज़िया या स्टमक पेन्स भी रह सकते हैं, ये भी अक्सर नोटिस किए जाते हैं। हॉट चिल्स और हॉट फ्लैशेस फील होते हैं, फेंट घबराहट महसूस होती है, सोने का मन करता है, सर भारी रहता है, नमनेस रहती है और हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा फील होती है इमोशनल लेवल पर, या फिर पर्सन को मर जाने का भी डर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी हेल्प से पैनिक डिसऑर्डर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की अगर कि जो GAD है यानी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर में हम कॉज का बहुत बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं। बाकी सिम्टम्स तो कॉज की वजह से बढ़ ही जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन कॉज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन करता है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर में। तो ये थे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर, जिसको हमने आज के वीडियो में समझा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स को और डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, काफ़ी सारी बातें हमें करनी है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप इस वीडियो में सुनते सुनते जो है बोर ना हो जाए या लंबा ना हो जाए। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि वीडियो कभी कभी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू इट। इट वुड कॉस्ट यू नथिंग बट इट वुड बी अ big help for me. So please keep supporting like you always do, and see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.